यानी कि वो जो पागल हाथी होता है ना, वो निकलता है तो आसपास से सब तहस नहस करता हुआ निकल जाता है। वही स्थिति केडी गेट चौड़ीकरण की हुई है। तो सवारी मार्ग का सिर्फ एक कार्तिक चौक का चौड़ीकरण किया गया, वहाँ पर भी मुआवजा नहीं दिया गया, लेकिन कुछ बीजेपी के नेताओं के मकान अभी भी वैसे ही अटल है और खड़े हुए हैं। मैंने खुद धरना दिया था वहाँ पर, जिसके लिए मेरे ऊपर प्रकरण दर्ज किया गया है। हिंदुओं की सरकार साहब, कहा क्या था मैंने कि मुझे जल चढ़ाना है बाबा महाकाल को, किसी भी दर्शन का एक भी रुपया नहीं वसूला जाएगा। इसे जो प्रतिष्ठान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बना दिया गया है उससे हम हटाएंगे। जितनी भीड़ बाबा महाकाल के लिए है उतनी ही भीड़ काल भैरव मंदिर पर भी होती है, लेकिन कोई व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था या व्यवस्थित दुकानें आपको नहीं मिलेगी। बस उन दुकानदारों को परेशान किया जाता है बार बार जा कर के। जय रघुनाथ जी की साहब हमारे साथ है एनी टाइम स्टूडियो में विराजा है भाभी साहब माया त्रिवेदी जी। आपके कांग्रेस पार्टी ने उज्जैन उत्तर से विधानसभा चुनाव लड़वा की जिम्मेदारी दी है। उज्जैन उत्तर को गढ़ यूं तो गया कुछ साल से भाजपा वालों खेला ही रही है। भाभी साहब जय रघुनाथ जी की, आपको स्टूडियो में स्वागत है। जय श्री महाकाल। और सबसे पहला सवाल ये रहेगा आपसे कि उज्जैन उत्तर का भी कौन सा मुद्दा है जिनका लेके आप जनता के बीच जा रहा हो। ऐसा कई सारी चीज़ें हैं, चूँकि 25-30 साल से वहाँ भाजपा का जो लोग रिया है, भाजपा का जो विधायक रिया है, अब कांग्रेस पार्टी के लोग उन काय वास्ते वोट दे, भी कौन सा मुद्दा रहेगा। जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो माँ शिप्रा शुद्धिकरण के नाम पर जो करोड़ों रुपया आया, लेकिन वो शिप्रा शुद्धिकरण में लगा नहीं है। आज भी जब स्वच्छता अभियान चल रहा था कुछ दिन पहले, तो एक तरफ स्वच्छता अभियान चल रहा था और पीछे से नाले सारे गंदे शिप्रा नदी के अंदर मिल रहे थे। तो ये मुद्दा है। इसके अलावा एक और चीज़ कि सिंहस्थ में पैसा तो बहुत आता है, लेकिन वो सिर्फ बाहर लग जाता है, जो अस्थायी व्यवस्थाएं होती है सिंहस्थ को लेकर के उनमें। लेकिन हम चाहते हैं कि जो पैसा आए वो उज्जैन के अंदर लगे, तो उससे स्थायी सुविधाएं सब मिले और उससे उज्जैन के लोगों को भी काम मिले। और इसके अलावा एक और बात है कि जो बड़नगर रोड है, जहाँ पर सिंहस्थ की मुख्य जगह है, वो उसे 4 लेन किया गया है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आने वाले समय में सिंहस्थ को देखते हुए उसे 6 लेन किया जाए। और 6 लेन किस लिए? क्योंकि वहाँ एक बॉटल नेक की स्थिति बनती है। दत्तखाड़ा से भी वहाँ आना होता है, बड़े पुल से, रंजीत हनुमान से और बड़नगर से और छोटे पुल से, तो वो 5-6 जगहों का मिलकर के एक बॉटल नेक की स्थिति बन जाती है। तो मैं चाहूँगी कि आने वाले समय में ऐसा कोई फ्लाईओवर बन कर के और वहाँ पर व्यवस्था बने कि जिससे वो जो रास्ते हैं वो अलग अलग हो जाए और कोई तरह की दिक्कत नहीं आए। सिंगत वाला क्षेत्र की आपने बात करी। सिंगत क्षेत्र की उज्जैन उत्तर में एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि वैयाड़ी का क्षेत्र में, सिंगत वाला जो क्षेत्र है वैयाड़ी बहुत सारी अवैध बस्तियाँ होगी और वहाँ जितना गरीब गुरबा का लोग रह रहा बापड़ा, इनके हमेशा यो डर सता है कि कभी कौन सा कलेक्टर आई जाएगा एंड इनका नोटिस भेजी देगा, कभी कौन सा कलेक्टर आई जाएगा एंड इनका घरे जेसीबी खड़े कर देगा। ये मुद्दा आपको एजेंडा में रहेगा? देखिए, आप उसे अवैध करें, लेकिन मैं अवैध नहीं कहूँगी। अवैध वो होती है जिस पे ज़बरदस्ती जा कर के कब्जा किया जाता, लेकिन ये उन लोगों के खून पसीने की कमाई का जो पैसा था, चाहे उन्हें कम रेट में वो ज़मीनें मिली और वो समझ नहीं पाए और उन्होंने वहाँ पर बनाई है। लेकिन मैं आने वाले समय में प्रशासन के साथ में मिलकर के और इस पर काम करना चाहूँगी कि जो बन गया है वो वैसा ही रहे। हाँ, बस आने वाले समय में आगे और कोई निर्माण ना हो, इसकी कोशिश करेंगे। सड़क चौड़ीकरण का एक मुद्दा लगातार मैंने भी देखा, आपकी आवाज़ नगर निगम सदन में भी उठती रही है। एक महाकाल सवारी वालों सड़क चौड़ीकरण और दूसरा भी जो लालबी फिल्बी आड़ी जो नया पुराड़ी को काम चली रही हो, वही में मुआवजो की पेमेंट मिली हो, जमीन तो बहुत सारा लोगों की ले ली। बहुत बड़ी विडंबना है कि सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, अगर मैं कहूँ कि ये तानाशाही वाली सरकार हो गई है कि साहब हम तो आएंगे जेसीबी और डंपर लेकर के और आपके घरों को तोड़ देंगे। यानी कि एक वो जो पागल हाथी होता है ना, वो निकलता है तो आसपास से सब तहस नहस करता हुआ निकल जाता है। वही स्थिति केडी गेट चौड़ीकरण की हुई है। बहुत समझाया था, बहुत मना किया था, लेकिन पूरी बारिश में उन लोगों की ज़िंदगी तबाह की है। उन हद हो गई थी जब उन लोगों के घरों के आगे पानी भरे हुए थे और मच्छर उड़ रहे थे। हमने समझाया था कि रुक जाओ, अभी मत करो आप, इसकी ज़रूरत नहीं है। और वो वैसे भी लिंक रोड थी, अगर करना ही था तो जो मुख्य मेन रोड है उन्हें चौड़ा करते। आजकल जो ट्रैफिक जाम की समस्या है उस समस्या से मुक्ति मिलती। चौड़ीकरण
एक रास्ता नहीं है। अगर आप ट्रैफिक व्यवस्थाएं संभालते हैं तो चौड़ीकरण की ज़रूरत कहीं पर भी नहीं पड़ेगी। अगर सवारी मार्ग की बात करें हम, तो सवारी मार्ग का सिर्फ एक कार्तिक चौक का चौड़ीकरण किया गया, वहाँ पर भी मुआवजा नहीं दिया गया, केडी गेट पे भी मुआवजा नहीं दिया गया। वो लोग उनके बाप दादा परदादा जिनने अपने पेट काट करके ज़मीन खरीदी होगी और मकान बनाए होंगे, ऐसा समय जब 2-2 रुपए की कीमत थी तब की वो ज़मीन थी और तभी के मकान थे बने हुए, उन्हें आज बिना पैसा लिए तोड़ दिया। तो उस व्यक्ति के कोई मन से पूछे, किसी का 10 बाय 30 चला गया, चौड़ाई 30 थी और 10 फीट ले लिया आपने, तो 10 बाय 30 की ज़मीन खरीद करके तो देखे कोई वहाँ पर, तो पता चल जाएगा। जो शासन में है, सरकार में है, जनप्रतिनिधि है, एक बार वे भी जाकर के देखें कि उन लोगों के मन से पूछे कि उन्हें कितने आहत हुए हैं वो लोग। अगर उन्हें मुआवजा देते तो कम से कम, कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो तोड़ा था वैसा एज इट इज़ पड़ा हुआ है, वो कोई काम नहीं कर पाए उसमें आगे, तो उनका कम से कम फ्रंट तो वो बना पाते। तो ये भी दया सरकार ने नहीं दिखाई। थोड़ा दिन पहला की एक और बात अनिल मुद्दा की हमारे याद आई रही कि लोगों की जमीन तो ली सही, उनका मकान भी तोड़िया सही, बाद में बेचारा उन्होंने गैलरी बनाई ली, तो वीके भी अब कह रहा है कि खंबा लगाएंगे ना हम तोड़ांगा। ये जो प्रकरण था वो इस प्रकार से हुआ कि चौड़ीकरण किया और 10-10, 12-12 फीट दोनों साइड से ज़मीनें ले ली, लेकिन कुछ बीजेपी के नेताओं के मकान अभी भी वैसे ही अटल है और खड़े हुए हैं। ये दोगली नीति है, एक बात। दूसरी बात, जब उनका चौड़ीकरण कर दिया, आपने ज़मीन ले ली है उनकी, उसके बाद में वहाँ पर नाली बनी, तो नाली के अंदर बिजली के पोल कहीं भी नहीं हैं, लेकिन उन लोगों को के साथ में अति की जा रही है कि हम बिजली का पोल लगाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उनके फ्रंट साइड बना ली और गैलरी बना ली, तो वापस उन्हें नोटिस दिया गया कि हम गैलरी तोड़ेंगे। इस बात का हमने विरोध किया। क्षेत्रीय रहवासी थे, वो दिखाया उन लोगों ने हमको ले जा करके कि ये पहले तो नाली बनी हुई है, नाली के अंदर गैस पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन के पीछे बिजली के खंभे, यानी कि एक बम बना करके और तैयार कर रहे हैं कि कभी भी वहाँ पर कोई विस्फोट होता है तो पूरा क्षेत्र एक साथ उड़ेगा। और अगर बिजली का पोल किसी भी घर के पास में होगा, कोई बच्चा पतंग के दिनों में या माताएं बहनें कपड़े डालती हैं, तो वो हाई टेंशन लाइन से दुर्घटना का बहुत ही ज़्यादा डर बना हुआ रहता है। इसका हमने विरोध किया था और वो पोल लगना वहाँ पर बंद हुए हैं, अब नाली के बाहर लगेंगे। एक सवाल तुम्हारा कि भाजपा जो है गया थोड़ा दिन से, थोड़ा महीना से ये लगातार प्रचारित कर रही है कि महाकाल लोक बनवा के बाद उज्जैन जो जूनो उज्जैन है वी की शकल बदली गई है और यो काम हमने करियो, महाकाल लोक बनायो और विका बाद जो उज्जैन में रोजगार बढ़ियो है। वही मुद्दा पे आपको महाकाल लोक की परिकल्पना जो थी वो मुख्यमंत्री हमारे जो थे उस समय पर कमलनाथ जी, उनकी थी और उन्होंने ही 300 करोड़ की योजना शुरू की थी, लेकिन किसी कारणवश, मतलब दोगलेपने करके सरकार खरीद करके बनाई और सरकार बनते ही उस योजना को 600 करोड़ कर दिया, यानी कि 300 करोड़ तो खर्च करने का और 300 करोड़ खाने का। और उसके बाद में जब ये बन करके तैयार हुआ, स्वाभाविक था कि दर्शनार्थी का आना निश्चित था, तो आपने उनकी व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनाई? वो दर्शनार्थी यहाँ पर आते तो उन्हें हकाला जाता है, एक रोड से उनको भेज देते हैं दूसरी रोड पर, दूसरी से तीसरी पर, तीसरे से चौथी पर। जबकि मैंने खुद धरना देकर के एक बार कहा था कि हम किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो गाड़ियां बाहर रोक दी जाती हैं, तो क्यों ना चारों स्थलों पर, यानी कि बड़नगर रोड और जो चारों रास्ते हैं उज्जैन के अंदर एंटर होने के, हाँ, वैसा बना करके वहाँ पार्किंग व्यवस्था बनाई जाए और वहाँ से कन्वेंस सुविधा हो जो लेकर के हमारे शहर के अंदर आए, उससे काम भी बढ़ेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो सुविधाएं शुरू करनी थी, मेरा एक जो स्वप्न था है और आने वाले समय में उसे पूरा कर पाऊँ, ऐसा बाबा महाकाल से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी इच्छा ये है कि जैसे महामृत्युंजय द्वार बना हुआ है और वहाँ से महाकाल तक आने का रास्ता, ऐसे ही 3 द्वार और बने, तीनों रोड पर, बड़नगर रोड पर, इधर से आगर रोड पर और इधर से मक्सी रोड पर, ये चारों साइड से बने और चारों साइड से कॉरिडोर के टाइप बने और उस कॉरिडोर में छोटे माइक लगे हुए हों, उन माइक के अंदर से वहाँ से ओम नमः शिवाय की धुन बजती हुई सुनाई दे, व्यक्ति को कहीं भी पूछना नहीं पड़े कि महाकाल मंदिर का रास्ता कौन सा है। जैसे ही वो एंटर हो तो उसे समझ में आए कि हाँ, मैं महाकाल मंदिर की वे पर ही जा रहा हूँ और इस जगह जा कर के महाकाल मंदिर आ जाएगा। ये व्यवस्थाएं मैंने कुछ जगह पर देखी और मेरी बहुत इच्छा है कि आने वाले समय में
4 लेन के जैसे अब बना करके, जैसा महामृत्युंजय द्वार से महाकाल तक का है, वैसा चारों रास्ते इसी प्रकार से बना करके, और वो स्पीकर के माध्यम से जिनसे बहुत धीमी धीमी आवाज़ आती रहे ओम नमः शिवाय की धुन की, और यात्री बिना पूछे महाकाल मंदिर तक आ पाए। महाकाल मंदिर से एक और बात याद आई रही, थोड़ा दिन पहला दिग्विजय सिंह जी ने भी एक ट्वीट करी था, वेडने सोशल मीडिया पे डाली थी चीज़ें कि महाकाल मंदिर में जिन तरीके की दुकानदारी शुरू हुई है, भस्मारती को शुल्क, यो शुल्क वो शुल्क, बापड़ा उनके दर्शनार्थी उनके भी सूझ नहीं पड़े कहाँ कितना पैसा लगेगा। विकास लिए कांग्रेस पार्टी शायद अपना एजेंडा में भी कई बात लेके आई है। हाँ, ये मैं भी कहना चाहूँगी कि उज्जैन उत्तर में ही आते हैं बाबा महाकाल, जिनका कि आशीर्वाद, माँ शिप्रा का आशीर्वाद हमेशा से मुझे मिला, जब से मैंने 2005 से शुरुआत की, और कई मुद्दे उठाए, जहाँ दिक्कत हुई वहाँ बोला भी है। और सबसे बड़ा मुद्दा जिसका मैंने बहुत विरोध किया, मैंने खुद धरना दिया था वहाँ पर, जिसके लिए मेरे ऊपर प्रकरण दर्ज किया गया है। हिंदुओं की सरकार साहब, कहा क्या था मैंने कि मुझे जल चढ़ाना है बाबा महाकाल को, और कैसे चढ़ाना है कि मैं कावड़ यात्री लेकर के आई हूँ, महिलाएं मेरे साथ में 5,000 थी, और हमने शिप्रा जी का जल लिया था, और मेरा कहना था मैं अकेली जाऊंगी और जल चढ़ा करके आ जाऊंगी। लेकिन दुखद कि जब अंबानी और अडानी परिवार आते हैं तो उन्हें अंदर एंट्री दी जाती है। मुख्यमंत्री की पत्नी, पूरे परिवार उनकी सहेलियों के साथ में अंदर जाती है। ये भी बहुत दुखद है कि मैं एक तीर्थ पुरोहित परिवार से हूँ, लेकिन मुझे जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है। महाकाल मंदिर में जो सशुल्क व्यवस्था है वो हमारे लिए शर्म की बात है। हमारे यहाँ यात्री आता है, दर्शन करना चाहता है, तो अगर वो फ़ोन लगाते कि हमें जाना है तो बहुत बुरा लगता है बताने में कि आपको 200 रुपये की रसीद और 1500 की और 700 की रसीद कटवाना पड़ेगी। भैया ये दुकान नहीं है, ये बाबा महाकाल का मंदिर है, कलयुग है, बाबा के मंदिर में आकर के जल चढ़ाना चाहते हैं सभी लोग, तो ये व्यवस्था आने वाले समय में निःशुल्क रहेगी। किसी भी दर्शन का एक भी रुपया नहीं वसूला जाएगा। इसे जो प्रतिष्ठान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बना दिया गया है उससे हम हटाएंगे। और एक और बात बोलना चाहूँगी कि दूसरी जगह पर हमने एक व्यवस्था देखी है कि बाबा महाकाल के मंदिर में चाहे वो दान देने वाला हो और जिसकी इच्छा होगी वो तो देगा ही, तो उन लोगों को कम से कम उपहार स्वरूप साथ में प्रसाद भेंट की जाए, बल्कि एक लड्डू हर दर्शनार्थी को मिले। अगर वो बाबा महाकाल के दर्शन करता, उसने 100 चढ़ाए, 50 चढ़ाए, या उसने 10 लाख चढ़ाए या 10 करोड़ चढ़ाए, इससे उसकी भक्ति नहीं नापी जाए। आने वाले हर यात्री को, हर दर्शनार्थी को बाबा महाकाल का प्रसाद उपलब्ध हो। उस तरह की व्यवस्था बिल्कुल महाकाल मंदिर में होना चाहिए। विश्व स्तर पे प्रसिद्ध हैं बाबा महाकाल, तो व्यवस्था भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। उज्जैन उत्तर की बात करा अपन तो उज्जैन उत्तर जो विधानसभा क्षेत्र है आखो मंदिर है जो है, एक तरह से मतलब आखो इतना मंदिर है वहीं, पर महाकाल मंदिर वाला क्षेत्र में तो व्यवस्था थोड़ी घनी बनी है। दूजा जो मंदिर होना है, जैसे आपको आज थोड़ी शायद बेरुगढ़ तरफ तो आपको तो काल भैरू पे व्यवस्था नहीं बनी पाई, बनी तरह की स्थिति मंगलनाथ पे भी है, सांदीपनी आश्रम पे भी है, गढ़कालका पे भी है, भरतरी गुफा पे भी है। वहाँ भीड़ तो चारी मेर बड़ी है, जनी तरीका से बड़ी है, तो दूजा मंदिर होने पे व्यवस्था नहीं बनी पाई। इस बारे में मैं कहना चाहूँगी कि जो जनप्रतिनिधि होता है उसकी जो सोच होती है वो ब्रॉड होना चाहिए, आने वाले समय को लेकर के होना चाहिए। लेकिन दुखद है कि जो हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन लोगों की कोई सोच नहीं है। अगर उनकी वृहद सोच होती तो वो दिखाई देती। महाकाल मंदिर में महाकाल लोग का निर्माण हुआ और दर्शनार्थियों का आना हुआ। ये दर्शनार्थी एक दिन रुकते भी हैं और सब दूर दर्शन करके आते हैं। मैं पहला उदाहरण दूंगी काल भैरव मंदिर का। जितनी भीड़ बाबा महाकाल के लिए है उतनी ही भीड़ काल भैरव मंदिर पर भी होती है, लेकिन कोई व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था या व्यवस्थित दुकानें आपको नहीं मिलेगी। बस उन दुकानदारों को परेशान किया जाता है बार बार जा कर के। मेरा एक कहना पड़ता हूँ, बार बार आयुक्त महोदय को बोलती हूँ कि ये शहर से दूर है जो काल भैरव मंदिर है। अगर ये दुकानें आप हटा दोगे, जैसे छोटी छोटी दुकानें हैं जो फल बेचते हैं या शिकंजी बेचते हैं या कुछ होता है उनके पास में ऐसा खिलाने पिलाने का, चाट वगैरह छोटी छोटी सी दुकानें हैं, तो दर्शनार्थियों के साथ में बड़े भी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उन लोगों की व्यवस्था बन जाती है वहाँ से। आप इन्हें हटाने की बजाय इन्हें व्यवस्थित दुकानें बना करके आप एक फूड जोन का नया हब तैयार कर सकते हैं। आप मार्केटों में ध्यान मत दीजिए, मार्केट में तो दुकानदार दुकानें खोल लेगा। आप क्या कर रहे हो हर बार में कि ये मार्केट बनाया वो मार्केट बनाया। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूंगी,
खाराकुआ थाने के पास में एक मार्केट बनाया है, आप जाकर के देखिए पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो आप यहाँ क्यों कर रहे हैं? यहाँ तो यहाँ का जो व्यापारी है ना, जो व्यक्ति चाहता है, युवा चाहता है, वो दुकान खोलेगा और चलाएगा। अगर आपको दुकानें बनानी हैं तो ये जो शहर से बाहर हमारे मंदिर हैं, चाहे सिद्धवट मंदिर हो, चाहे काल भैरव मंदिर हो, मंगलनाथ मंदिर हो, अंगारेश्वर हो, सांदीपनी हो, इन सब जगह पर आप व्यवस्थित नगर निगम से दुकानें बना करके उसे एक फूड जोन बना करके और व्यवस्थित तरीके से चलाएंगे तो व्यक्ति खरीदारी भी करेगा, हमारे यहाँ लोगों को काम भी मिलेगा, चाहे वो कपड़ा हो या हमारे यहाँ का बहुत प्रसिद्ध कंकु, मेहंदी, इन सब की दुकानें वहाँ पर व्यवस्थित तरीके से लगेगी। बाजार में भी जितना ठेला वाला, खोमचा वाला, बापड़ा जितना है वी भी कहाँ सुखी है। अभी थोड़ा दिन पहला जो आपने देखे होगा गोपाल मंदिर वाला मुद्दा पे जब हटाया वहाँ से विन के कहीं भी पुनर्वास नहीं कर सके, ऐसी तो वो हाखा बाजार में स्थिति है गुमटी वाला, और ये तो सगला परेशान है जो बेचारा। अब से कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि मैंने धरना दिया था बैठ करके यातायात व्यवस्था को लेकर के। तो जो छतरी चौक का एरिया है गोपाल मंदिर के सामने का, मेरी मांग थी कि उस एरिया को आप नो व्हीकल जोन कर दें। नो व्हीकल जोन करने में वो जो छोटी छोटी ठेले वाले हैं, पल्ली बिछा करके काम करने वाले हैं, या वहाँ के व्यापारी हैं, उन सबका काम धंधा बढ़ेगा। व्यक्ति कहीं गाड़ी खड़ी करके आएगा तो वो एक सामान नहीं खरीदेगा, पैदल जाते हुए में उसे 4 सामान दिखाई देंगे, तो वो बड़ी दुकान से भी खरीदेगा, ठेले वाले से भी खरीदेगा और पल्ली वाले से भी खरीदेगा। इसी प्रकार से हम हमारे यहाँ के काम करने वाले सभी युवाओं को और इनको काम दे सकते हैं। और यातायात व्यवस्था में मैंने कहा था कि आप महाकाल मंदिर चौराहे से अगर शुरू करें हम, तो महाकाल मंदिर से गोपाल मंदिर, गोपाल मंदिर से मावा बाजार होते हुए, फवारा चौक होते हुए, लोहे का पुल होते हुए एक पूरा वे बनाइए जिसे वन वे कर दीजिए। वन वे करने में जब गाड़ियाँ एक ही दिशा में चलेगी तो ट्रैफिक जाम नहीं होगा और कहीं पर एक्स्ट्रा पार्किंग भी नहीं होगी। बड़े बड़े पार्किंग स्थल और ज़्यादा बनाना पड़ेंगे, एक बना हुआ है लेकिन और बनाना पड़ेंगे। व्यक्ति को इस पूरे 4 वे में जहाँ पर भी ऐसा लगेगा कि हाँ मैं यहाँ गाड़ी पार्क करके और अंदर सामान के लिए लेने चला जाऊँगा, तो व्यक्ति खुद भी 4 सामान ज़्यादा भी खरीदेगा और बहुत शांति से ये सब सारा काम होगा। लेकिन हड़बड़ाहट में ऐसे काम किए जा रहे हैं जिनमें ना कोई सोच है। बेचारे उन छोटे छोटे व्यापारियों को हटा दिया गया और आज भी उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। महापौर जी को सोचना चाहिए था कि ये जो पल्ली बिछाने वाला है ये रोज़ कमाता है और खाता है, ये जो ठेले लगाने वाला ये भी रोज़ कमाता खाता है। बैठक बुलाते हैं, सुन लेते हैं और मुंह मोड़ते ही बोल देते हैं इन सबको हटाना। अच्छा, सबका आखिर में उज्जैन उत्तर का जो आपका मतदाता है इनका लिए आप कोई संदेश देना चाहो? मैं उज्जैन उत्तर के मतदाताओं से कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर है। आप लोग चाहते हैं कि महाकाल मंदिर की व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो। उज्जैन के लोगों को भी दर्शन करने में बहुत दुविधा है। आने वाले समय में गर्भगृह में हर व्यक्ति जाकर के जल चढ़ा पाए, उसमें इस प्रकार की टोकन व्यवस्था हो जाए कि अगर उसको गर्भगृह में जाकर के जल चढ़ाना और अगर 4 दिन लगते हैं तो वो 4 दिन रुकेगा जल चढ़ाने के लिए अगर उसकी इच्छा है तो। और अगर टोकन के माध्यम से उसे घर बैठे हुए व्यवस्था मिल जाएगी कि इस तारीख को आपको मिल पाएगा अंदर जल चढ़ाने के लिए, तो वो उस तारीख को आ जाएगा और जल चढ़ा करके जाएगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं आप चाहते हैं तो मुझे सहयोग करें। अगर पूरा सिंहस्थ एरिया व्यवस्थित करके वहाँ के जो बने हुए अभी जो छोटे छोटे लोगों ने निर्माण कर लिए हैं उन्हें यथावत रखना चाहते हैं तो आप मुझे सहयोग करें। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे उद्योग धंधे जिनके माध्यम से यहाँ के युवाओं को और ख़ासकर महिलाओं को काम मिले तो आप मुझे सहयोग करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पहले भी कही हैं, बताई हैं। और जब कभी भी कोई बात ऐसी हुई है कि जनता के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, वहाँ मैं खुल के गई हूँ और खड़े हुई हूँ। अगर मैं कोरोना की बात करूँ तो मुझे याद है कि जो यहाँ उज्जैन उत्तर के जनप्रतिनिधि थे वो घर में बैठ के बाटियाँ बना रहे थे और दाल भाजी बना रहे थे, लेकिन मैं घर नहीं बैठी थी। उज्जैन की जनता जानती है कि मैं उनके बीच में गई थी। इनका तो ताश खेलता हुआ फोटो आया था उन्हीं टाइम।
हाँ, सब उज्जैन की जनता ने ये सब देखा है और उन्हें आज भी याद है। और मैं कहती हूँ मत भूलना वो सब बातें, जब आपको डंडे मार करके चौराहे से भगाया जा रहा था। मत भूलना वो बातें, जब घर में बच्चे भूखे थे और वो रो रहे थे, लेकिन आप जनप्रतिनिधि के पास में गए, उन्होंने सुनने से मना बोल दिया था। और मत भूलना वो बातें उन मजदूरों की जिन्होंने पैदल रास्ते नापे हैं और चलते चलते उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी है। क्यों लॉकडाउन किया गया था, एकदम एकदम कैसे बंद कर दिया? भैया पूरा भारत देश है और एक जगह का व्यक्ति दूसरी जगह पर है, तो आपने उनके बारे में क्यों नहीं सोचा? तो कोरोना काल का पहला काल, जिसमें लोग घरों के अंदर जो रोज कमाने वाले थे वो भूखे मरे हैं, उन लोगों के पास में जितने लोगों को मैं सहयोग कर सकती थी, जिन लोगों को मैं उपलब्ध करवा सकती थी, मैं राशन दे करके आई। और सेकंड बार का जो कोरोना काल था, जो इतना विकट था कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हृदय में वो जो घाव हुए हैं वो कभी नहीं भरेंगे, जिन्होंने अपनों को खास करके 40 से लेकर के 50-55 साल तक के लड़कों का ज़्यादा उस समय पे जाना हुआ, देहांत हुआ और परिवार के परिवार चले गए, लेकिन सरकार सिर्फ मुंह देखती रह गई और कोई व्यवस्था नहीं बना पाई। आपको मालूम था, आपको आगाह किया जा रहा था, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगाह किया जा रहा था कि सेकंड वेव और ज़्यादा खतरनाक होगी, तो आपने क्या व्यवस्थाएं बनाई थी? आपने अलग से कोरोना के लिए आपको हॉस्पिटल की तैयारियां करना चाहिए थी, जिनमें कि ऑक्सीजन की सुविधाओं सब कुछ पता था, लेकिन आपने कोई सुविधाएं नहीं बनाई। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण कईयों मौतें हुई हैं, कई लोग तो रास्ते में से जाते जाते हुए। और ऐसी दुविधा थी कि रात को पता चलता था कि साहब ये फलाने जी को पॉजिटिव हुए हैं, और सुबह पता चलता था कि हॉस्पिटल गए और वो गए। और तब बहुत दर्द होता था, डर लगता था, किसी अपने का नाम हो जाता था, किसी का भी उज्जैन के लोगों में से किसी अपने का नाम आया और पता चलता था कि हॉस्पिटल में एडमिट किया है, तो वो राम राम करके और रात निकालता था कि हे भगवान उसके लिए सब कुछ अच्छा हो। ऐसे समय पर भी हम लोग खड़े हुए, पॉजिटिव लोग आते थे तो हमें फ़ोन लगाते थे, हम गैस सिलेंडर लेकर के आ गए थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर बाबा महाकाल ने बुद्धि दी और हमने वो व्यवस्थाएं बनाई थी। लेकिन जब लोग फ़ोन लगाते थे तो हम उन्हें समझाते थे कि डायरेक्ट जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट मत होना, दवाइयाँ गोलियों की सब व्यवस्थाएं हम बनवाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर हम आपके घर तक भिजवाएंगे, चिंता बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको तबीयत बिगड़े और रात में भी ऐसा लगे तो हम तैयार हैं, आप रात में भी फ़ोन लगाएं हमें, 2 बजा होगा, 3 बजा होगा, 4 बजा होगा, 5, हम आपके साथ में हैं। एक वो जो ढांढस हमने बनाना शुरू किया था, उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया। जो घरों में हमने लोगों को रखा और ऑक्सीजन सिलेंडर दिए और उन्हें दवाइयाँ उपलब्ध करवा पाए, तो वो लोग आज भी हमें मिलते हैं और जिस प्रकार से मिलवाते हैं, तो मैं मतलब मेरे कांटे कांटे खड़े हो जाते हैं कि बाबा महाकाल की कृपा रही कि उन्होंने बुद्धि दी थी और आगे किया था कि नहीं, आज लोग बहुत तकलीफ में हैं, इनके साथ खड़े हो। बात करता करता मन लगे आप बहुत ज़्यादा भावनाओं में एकदम से शायद भी पुराना दृश्य आँखा के सामने आई गया। अपन बात कर रहा था उज्जैन उत्तर का मतदाता होने के संदेश आवा वाला टेम कर लिए। संदेश यही है कि आप चाहते हो कि आपका जनप्रतिनिधि ऐसा हो जब कोरोना के जैसा काल आए और तब आपके बीच में खड़ा हो, दाल बाटी नहीं बनाए घर में बैठ करके। एक बात, दूसरी बात ये कि जब यहाँ महाकाल लोक के जैसी व्यवस्था बनी हो और बाबा महाकाल आशीर्वाद दे रहे हों कि यहाँ पर पूरे भारत से लोग आएंगे, तो उनकी व्यवस्था बनानी तो काम मिले, तो इसके लिए आप आगे लाइए। हमारे दिमाग में सोच है कि कैसे करना चाहिए, सिंहस्थ कैसे करना चाहिए, ये सब बातों की सोच है। आप इसीलिए आने वाले समय में जो 17 तारीख को मतदान होने वाला है, तो मैं चाहूँगी, हाथ जोड़ करके विनती और अनुरोध करती हूँ कि आप खुले दिल से बात भी कर सकते हैं जब कहेंगे। और एक सबसे बड़ी बात यह कि मैं महिला हूँ और महिला होने के नाते आपको बताना चाहूँगी मैं कि मैं सिर्फ राजनीतिक, सामाजिक और मतलब सिर्फ इसी में नहीं रहती हूँ। मैं नगर निगम से पार्षद हूँ, सिर्फ नगर निगम का काम नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ कलेक्टर कार्यालय से संबंधित काम नहीं करती हूँ, मैं पारिवारिक काम भी करती हूँ। कोई देवरानी जेठानी की लड़ाई भी होती है ना, तो वो भी मुझे बता देती है आकर के कि आज ऐसा ऐसा हो गया हमारे यहाँ। फिर जाती हूँ और समझाती हूँ जाकर के कि कहीं जाना मत। कुछ घर ऐसे थे जो 2-3 भाइयों की लड़ाई हुई और वो मकान बेचने को तैयार थे। मैंने स्ट्रिक्ट रूप में बोल दिया कि तुमको तीनों को रहना है ना, तो कहीं चले जाओ, थोड़े 6-6 महीने किराए से लेकर के आ जाओ और ये मकान मेरे पास है, उसके बाद में फिर आ जाना वापस यहीं पर मकान तो नहीं बिकेगा और कोई भी नहीं बेचेगा।
तो अब जब फिर बीच में कोरोना आ गया और फिर उनकी लड़ाई ख़त्म हुई, सब एक हो गए, तो अब वो लोग बोलते हैं कि आपने हमारे घर के बड़े जैसा एक ये दायित्व निभाया, उसके लिए भी हम तन मन और धन से हमेशा आपके साथ हैं। तो ई था भाभी साहब माया त्रिवेदी जी, देरानी जेठानी की लड़ाई सुलझावा से लेके महाकाल मंदिर तक का मुद्दा पे इनसे बात करी। आपके इनकी बात कितनी कही जची ये आपका ऊपर है, फैसलो भी आपके ज करनो है। हम तो खाली इतरो ज कही सका कि कभी यो इंटरव्यू और इनकी बात हमारे अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय रघुनाथ जी की जरूर लिखजो।